अस्सलामुअलैकुम। लास्ट टाइम हमने मुस्लिम साइंटिस्ट तक छोड़ा था, अब उसके आगे से हम कंटिन्यू करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। तो हमने पीछे जो कुछ पढ़ा था आप लोगों को समझ में आ गया था कि बेसिकली बायोलॉजी क्या होती है। इट इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इट इज़ अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ गई थी। हमने ब्रांचेस देख ली थी, हमने रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज देख लिया था और हमने रोल ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट भी देख लिया था। बाकी पुरानी वर्सेस आप लोगों ने खुद करनी है। चलें जी, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ना बेसिकली आप लोगों को क्या समझ आ रहा है लेवल से? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मिसाल के तौर पे आप गौर करें लेवल वर्ड पे। बेसिकली जो लेवल्स हैं इसका मतलब होता है एक से बढ़कर एक। जैसे मिसाल के तौर पे लेवल 1 2 नहीं होते, लेवल 1 ईजी होता है, फिर लेवल 2 डिफ़िकल्ट, लेवल 3 उससे ज़्यादा, लेवल 4 उससे ज़्यादा, लेवल 5। तो मतलब ये लेवल्स होते हैं, सही है। तो बायोलॉजी में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लाइफ हमारे पास सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रही है, सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रही है, सही है। आपसे मैं पूछता हूँ कि बच्चों बताओ आप लोगों के लिए एक एक आसान होगा या दो आसान होगा? तो आप बोलोगे ऑब्वियसली सर हमारे पास एक रखना ज़्यादा आसान होगा। इस तरीके से मैं आपसे बोल रहा हूँ कि पास दो रखना आसान होगा या चार रखना आसान होगा? आप बोलोगे ऑब्वियसली सर चार रखना आसान होगा। तो जैसे जैसे हम लाइफ में मज़ीद प्रोग्रेस करते हैं, लाइफ एडवांस होती है, वो यूनी से मल्टी सेलर हो जाती है, यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो इसी चीज़ को जहन पे रखते हुए हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। आ जाए देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास क्या है। The level of organization in the living world are based on chemical foundation. बेसिकली हमारे पास जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अभी एक बात बोलूँगा सुनने की है, जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं? सेल से। और सेल इटसेल्फ किससे मिलकर बना हुआ है? सेल इटसेल्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं? एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स क्या होते हैं? दे आर बेसिकली केमिकल्स। सो जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फाउंडेशन है वो क्या है? केमिकल फाउंडेशन है, सही है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज़ द फिजिकल एज वेल एज द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। बेसिकली हमारे पास ये बात की गई है कि हमारे पास ना सिर्फ केमिकल फाउंडेशन उनकी फिजिकल बेसिस तक थी बल्कि उनकी केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ तक में इन्वॉल्व है। मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी में होने वाली केमिकल रिएक्शंस और हमारी बॉडी की फिजिकल स्टेट किस स्टेट में वो एग्जिस्ट करती है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। ऑल द मैटर इज़ मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। हमारे पास जितने भी मैटर हैं वो सब किससे मिलकर बने हुए हैं? एलिमेंट से। यहाँ पे केमिस्ट्री वाली बात है। और मैटर किससे मिलकर बना हुआ है? हमारे पास एटम से, विच इज़ कम्पोज ऑफ एटम। एटम के आगे मजीद डिवीजन पॉसिबल नहीं है। एटम के अंदर खुद इटसेल्फ एटम क्या होता है? हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस होता है और ये रहा एक शेल। इस सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के साथ न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है और शेल के अराउंड क्या रिवॉल्व कर रहा होता है? इलेक्ट्रॉन। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? एटम। तो एटम इज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रहा, वन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये रहा, सही। हाँ, जो हमारे पास, अच्छा वैसे हमारे पास ना मोर देन 100 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, मोर देन 100 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ये मैं सबके नाम लेता जाऊँ, मतलब हमारे पास मोर देन 100 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स हैं जो आप लोग पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। उन 100 में से टोटल सिर्फ और सिर्फ 16 एलिमेंट्स हैं जिनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं, जिनसे लाइफ एसोसिएटेड है, जिनका लाइफ के अंदर रोल है, जिनको सेल बनाने के अंदर जिनका रोल है। और उन 16 में से 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो क्या हैं? वाइटल फॉर लाइफ में। अगर ये ना हो तो लाइफ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि लाइफ के प्रोसेसेस के लिए इन एलिमेंट्स का ज़रूरी है। अगर ये एलिमेंट्स एब्सेंट होंगे तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। और वो 6 एलिमेंट कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। इनको हम क्या कहते हैं? बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। अब आप लोगों को पता है कि हमारे पास ये सब क्या हैं? एटम की स्टेट में ना, ये एटम की स्टेट में। जैसे मिसाल के तौर पे ये O क्या है? ऑक्सीजन एटम है। अब दो ऑक्सीजन ऐसे मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? O2। ऐसा ही है, दो ऑक्सीजन मिल गए तो क्या बन गया आपके पास? O2। ये किस स्टेट में आ गया? मॉलिक्यूल्स की स्टेट में। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय द बाइंडिंग ऑफ एटम। जैसे कि एक नाइट्रोजन का एटम था, ये दूसरा नाइट्रोजन का एटम था, ये दोनों मिल गए, बन गया हमारे पास N2। कुछ मुश्किल नहीं। These are constructed in great variety and complexity.
दे आर क्लासिफाइड एज माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। अच्छा जी, अब ये बात समझने की है कि हमारे पास ये एलिमेंट्स मिलते हैं तो हमारे पास एक तो माइक्रोमोलिक्यूल बनता है और माइक्रोमोलिक्यूल्स आगे जाके क्या बना देते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स। सही। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास है नाइट्रोजन, सही है। नाइट्रोजन जाके मिलेगा हमारे पास किसके साथ, कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ, और क्या बन जाएगा हमारे पास, अमाइनो एसिड। क्या बन जाएगा, अमाइनो एसिड। यही अमाइनो एसिड, ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में मिलेंगे, बहुत सारे, और हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोटीन। ये एक अमाइनो एसिड छोटा था, इसको हम क्या कहते थे, माइक्रो मॉलिक्यूल। और ये हमारे पास प्रोटीन जो है बड़ा है, क्योंकि बहुत सारे माइक्रो मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, इसको हम क्या नाम देंगे, मैक्रो, अरे सॉरी, इसको हम क्या नाम देंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल का। बस। अच्छा जी, चलो पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है इधर। ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स आर, मैंने बताया आपको, ग्लूकोज अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड्स क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल। जबकि कार्बोहाइड्रेट जो कि किससे मिलकर बना हुआ है, ग्लूकोज से, और प्रोटीन जो किससे मिलकर बने हुए हैं, अमाइनो एसिड से। सही। चले मैं एक काम करता हूँ, इसको ना वो कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ। ग्लूकोज हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल था, इसका मैक्रो मॉलिक्यूल ग्लूकोज मिलते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट। इसी तरीके से हमारे पास अगर अमाइनो एसिड माइक्रो मॉलिक्यूल थे, वो जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, प्रोटीन्स। इसी तरीके से हमारे पास जो फैटी एसिड थे, वो जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, लिपिड्स। सही। ये सब क्या थे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और बने किससे थे, इन माइक्रो मॉलिक्यूल से। कोई मुश्किल नहीं। अब आगे चलते हैं। उसके बाद ना मैं कोशिश करूँगा आपको ना ये फिगर समझाऊँ, ये वाली जो फिगर रखी हुई है, ये फिगर 1.1, ये आप लोगों को समझाऊँ ताकि आप लोगों को ये पूरा टॉपिक याद करने में आसानी हो जाए। अच्छा जी, हमारे पास बन गया माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब ये माइक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे कि ये क्या बना देंगे हमारे पास, ये बना देंगे हमारे पास प्रोटोप्लाज्म। क्या बना देंगे, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनके अंदर हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन हो, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड। ये प्रोटीन था, ये फॉस्फोलिपिड, और हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं, जिनके अंदर ये चीज़ एब्सेंट होती है। ठीक है, तो हमारा प्रोटोप्लाज्म किससे मिलकर बनता है, ऑर्गेनिक चीज़ों से एंड स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। जब प्रोटोप्लाज्म एक साथ मिलकर काम करते हैं एक यूनिट में, ये क्या बना देते हैं, सेल। अच्छा, ये बात यहाँ पे ना थोड़ी सी गलत लिखी हुई है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। गलत नहीं, सही लिखी हुई है, बस इसको समझाने का अंदाज़ अलग है। मैं आपको कोशिश करता हूँ अच्छे से समझाऊँ। एक सेकेंड। आप लोगों ने पीछे देख लिया था हमारे पास क्या क्या बनता है, हमारे पास बनता है प्रोटीन। अरे ये क्या खुल गया, आपने देख लिया था पीछे हमारे पास क्या बनता है, प्रोटीन। प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, ये तीनों आपस में, ये तीनों के तीनों क्या हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और इनके पास थोड़ा सा क्या आके मिलता है, इनऑर्गेनिक। सही है। ये अब चारों मिलके क्या बना देते हैं हमारे पास, ये बना देते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म इज़ अ मिक्सचर ऑफ, आप लोग बताओ, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक स्टफ। अब ये प्रोटोप्लाज्म ना कुछ इस तरीके का होता है। अब आप लोग बताओ कि आपको ये कहीं से सेल नज़र आ रहा है, आप बोलेंगे नहीं सर ये हमें सेल में तो नज़र नहीं आ रहा। सेल क्यों नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सर इसकी हमें मेम्ब्रेन नज़र नहीं आ रही। जब इस प्रोटोप्लाज्म के बाहर एक कवरिंग आ जाएगी, यानी इस प्रोटोप्लाज्म के बाहर एक कवरिंग आ जाएगी, उस कवरिंग को हमने क्या नाम दिया, सेल मेम्ब्रेन का। सही है। और अंदर क्या है आपके पास, प्रोटोप्लाज्म। अब ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा हमारे पास, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, सेल। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ आ गई होगी। मिर्जा, अच्छा सही है। इसको वापसी ऊपर कर लेता हूँ।
अब पढ़ते हैं ज़रा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। द बायोमोलिक्यूल्स व्हेन वर्क टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन, हाँ ये आपने पढ़ लिया। व्हेन प्रोटोप्लाज्म वर्क इन द फॉर्म ऑफ यूनिट दिस इज कॉल्ड सेल, ये बात भी हो गई थी हमारी। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बात एकदम से इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, हाईलाइट करूँगा मैं इसको। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मिसाल के तौर पे हम बोलते हैं ना कि एक इमारत है, कोई बिल्डिंग है, तो एक बिल्डिंग हमारे पास किससे मिलके बनती है? आप लोग बोलोगे सर हमारे पास एक बिल्डिंग जो है वो हमारे पास बनती है किससे? बिल्डिंग के किससे बनती है? वो बनती है बिल्डिंग ब्लॉक से। तो सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। व्हेन सिमिलर टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनाइज, जब एक जैसे सेल ऑर्गेनाइज होते हैं और वो एक काम करने लगते हैं तब हम उनको क्या बोलते हैं? जब सेम टाइप ऑफ सेल आपस में एक काम करते हैं तब हम उनको बोलते हैं टिश्यूज़। When similar type of cells organize together in a group called tissues, मिसाल के तौर पे आप लोगों के जो मसल्स हैं उसमें ऐसे ऐसे ना आपके पास मसल फाइबर्स होते हैं और हर मसल फाइबर एक इंडिविजुअल सेल होता है। सही है? इस तरीके की ना, जैसे कि अगर मैं एक बंदा ड्रॉ करूँ, ये आपका हाथ है, सही है, ये आपका हाथ है, इधर से आपके पास ये एक मसल फाइबर, ये दूसरा मसल फाइबर, ये तीसरा मसल फाइबर, ये चौथा मसल फाइबर, ये पांचवा मसल फाइबर। अब इनका क्या काम है कि ना ये आपके हाथ को इधर लेकर आएंगे, ये आपके हाथ, सही है, ये आपके हाथ को किधर लेकर आएंगे? इधर लेकर आएंगे। तो ये सब अब एक ही काम कर रहे हैं ना। तो अब ये हर इंडिविजुअल सेल पहले क्या था? सेल। अब ये सारे के सारे आपस में मिल गए और क्या बन गए? टिश्यूज़। सही है बच्चे? तो ये थी बात हमारे पास। अब डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ आपस में एक साथ काम करेंगे तो अब उनको हम क्या नाम देंगे? ऑर्गन का। सही है? जैसे मिसाल के तौर पे किडनी थी मेरे पास, किडनी के अंदर मेरे पास क्या है? छोटे छोटे से सेल्स थे जिनका नाम था नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स ने एक तरह से काम करना स्टार्ट किया और क्या बना दिया? टिश्यू। अब वही टिश्यू आपस में एक जैसे काम कर रहे हैं, उन्होंने क्या बना दी? पूरी की पूरी किडनी। इतनी सी बात थी। अब मुख्तलिफ ऑर्गन्स आएंगे और वो ऑर्गन जो एक ही तरह का काम कर रहे हैं पर कोऑर्डिनेटेड वे में कर रहे हैं, वो क्या बना देंगे? ऑर्गन सिस्टम। बच्चों अभी आप लोगों को ये मुश्किल लग रहा होगा, मुझे पता है आपको मुश्किल लग रहा होगा, बोलेंगे सर क्या बोले जा रहे हैं आप, क्या बोले जा रहे हैं। आगे पूरी बुक में ना ऐसी एग्जाम्पल भरी हुई है जहाँ पे आप लोग ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोगों को वहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सही है? अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूँ, एक ऑर्गन आपका क्या है? आपका माउथ है। एक ऑर्गन आपका एसोफेगस है। एक ऑर्गन आपका स्टमक है। एक ऑर्गन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। एक ऑर्गन आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। अब ये सारे के सारे ज़रा बताओ, एक ही तरह का काम कर रहे हैं ना, फूड की डाइजेशन। तो मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलके क्या बना देते हैं आपके पास? ऑर्गन सिस्टम। क्या बना देते हैं? ऑर्गन सिस्टम। अब ये एक ऑर्गन सिस्टम हो गया। इस तरीके से जी इसको हमने क्या नाम दे दिया? डाइजेस्टिव सिस्टम। इस तरीके से एक नर्वस सिस्टम भी होगा, एक नर्वस सिस्टम के अलावा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होगा, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होगा, सही है, और एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होगा। तो इन सब को हमने मिला दिया, मुख्तलिफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम को हमने एक साथ कर दिया, तो वो क्या कहलाएंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आई होप मैंने मुश्किल नहीं की होगी बात। ओके, अब आते हैं टैक्सोनॉमिक लेवल पे। टैक्सोनॉमिक लेवल बेसिकली अब क्या है? हमने एक स्पीशी बना दी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमने बना दिया। अब उस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को हमने क्या नाम दिया? एक स्पीशी। मिसाल के तौर पे इंसान एक स्पीशी है जिनको हम कहते हैं होमो सेपियंस। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो सब क्या है? एक स्पीशीज़ हैं। जैसे हमारी है होमो सेपियंस, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी। इस तरीके से हमारे पास क्या है? बिल्लियों की एक अलग स्पीशी है। बिल्लियों में फिर दर्जनों स्पीशी हैं। कोई पर्शियन कैट है, कोई वाइल्ड कैट है, कोई सहारा कैट है। डॉग्स की भी अलग स्पीशीज़ है, डॉग्स में भी स्पीशीज़ है। अच्छा, अलबत्ता इंसानों की स्पीशी एक ही है, सही है। ऐसा नहीं है कि इंसान यहाँ पे अलग है तो वहाँ अलग होगा। हाँ, रंगत में थोड़ा सा फ़र्क होगा, वो आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से। जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जहाँ पे सर्दी ज़्यादा है, और जहाँ कोई समंदर के करीब रहता है, कोई पहाड़ों पे रहता है, तो वो चीज़ अलग है। तो टैक्सोनॉमिक लेवल में हमारे पास क्या है कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि हमारे पास एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनेगा, और वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा? अपनी अपने किंगडम का स्पीशी कहलाएगा वो, सही। अब वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने जैसे स्पीशी से एकदम अलाइक होगा। जैसे हम इंसान हैं, हमारी बॉडी में जो दिमाग है, मतलब हमारी बॉडी की जो मॉर्फोलॉजी है, जो एनाटमी है, वो बाकी इंसानों से भी मैच ही करती है ना। ऐसा तो नहीं है ना किसी इंसान का दिल उल्टे हाथ सीधे हाथ पे आ गया हो। ऐसा तो नहीं है ना किसी इंसान का दिमाग घुटनों में आ गया हो। नहीं ना, सबकी मॉर्फोलॉजी अंदर से सेम होती है। अब ये सारे लोग
अब ये सारी स्पीशी एक जगह पे रहती है तो हम उसको क्या नाम देते हैं? पॉपुलेशन का। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे ग्रुप ऑफ पैरट्स लिविंग ऑन अ ट्री, एक दरख्त पे बहुत ज़्यादा तोते रहते हैं तो उनकी पॉपुलेशन है उधर। अब ज़रा सुनना, अब उसी पैरट्स में से, अब उसी ट्री पे सिर्फ पैरट्स तो नहीं रहेंगे ना, मुख्तलिफ परिंदे भी होंगे, कोयल भी होगी, तितली, तितली तो खैर नहीं, तो कोयल भी होगी, क्या पता चील का घोंसला हो, क्या पता इन सब का घोंसला हो। तो मुख्तलिफ स्पीशीज़ रहनी है। अगर सेम स्पीशीज़ रहेंगे तो हम उनको क्या नाम देंगे? पॉपुलेशन। और अगर मुख्तलिफ स्पीशीज़ एक साथ रहेंगे तो हम उनको क्या कहेंगे? कम्युनिटी। या अगर मैं ये बोलूँ, कम्युनिटी जो है हमारे पास, इट इज़ इट इज़ ऑफ इट इज़ ऑफ मोर देन 2 पॉपुलेशन, मतलब 2 से ज़्यादा पॉपुलेशन अगर मिल जाए तो क्या बन जाती है? कम्युनिटी। और जिस जगह पे ये लोग रह रहे होंगे, कम्युनिटी जिस जगह पे रह रही होगी, तो ऑब्वियसली वहाँ के नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से भी इंटरेक्ट कर रही होगी। जैसे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले रही होगी और बदले में उसको कार्बन डाइऑक्साइड दे रही होगी। और वो जगह क्या कहलाएगी? इकोलॉजी या इकोसिस्टम। और वो जगह ज़मीन की जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। और ज़मीन पर ऐसी सिर्फ बहुत कम जगह है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, वरना टोटल ज़मीन पर हर जगह लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब एक काम करते हैं, वो फिगर समझ लेते हैं, इसको छोटा कर लेता हूँ। ओके। अच्छा जी बच्चे, मैं जैसे बता रहा हूँ आपको वैसे ही समझना पड़ेगा ये। सबसे पहले हमारे पास सबसे छोटे एलिमेंट, सबसे छोटी चीज़ जो हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में है वो क्या है? वो है एटम। एटम्स आपस में मिले तो क्या बन गए? मॉलिक्यूल। जैसे सिंपल ओ था और वो O2 हो गया। अब इस तरीके से एलिमेंट्स आपस में मॉलिक्यूल्स बने। मॉलिक्यूल्स ने पहले क्या बनाया आपके पास? माइक्रो मॉलिक्यूल। और इन माइक्रो ने आगे जाके क्या बनाया? मैक्रो मॉलिक्यूल। सही है। अब ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स में कौन कौन आ गए आपके पास? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, सही, एंड फैट्स। इन्होंने मिलके क्या किसकी बुनियाद रख दी? सेल की। सही है। सेल आपस में एक तरह का काम कर रहे थे, जो सेल्स आपस में एक ही तरह का फंक्शन कर रहे थे वो क्या बन गए आपस में? टिश्यूज़। और जो टिश्यूज़ एक ही तरह का काम कर रहे थे वो क्या बन गए? ऑर्गन। सही है। जैसे मिसाल के तौर पे किडनी में नेफ्रॉन्स हमारे पास एक ही तरह का काम कर रहे होते हैं। जैसे अगर मैं किडनी को दिखाऊँ आपको, गलत ड्रॉ हो गई, एक सेकंड। सही है, ये किडनी होती है हमारे पास और इसके अंदर अंदर की तरफ ना कुछ इस तरीके के पिरामिड्स निकले हुए होते हैं। इस सेक्शन को अगर आप देखें तो यहाँ पे मौजूद कुछ सेल्स होते हैं, उन सेल्स को हम नाम देते हैं नेफ्रॉन्स का। उन सेल्स को हम नाम देते हैं किसका? नेफ्रॉन्स का। अब ये सेल्स यहाँ पे इस पूरे रीजन में मिल जाएंगे तो ये रीजन क्या कहलाएगा आपका? ये रीजन आपका कहलाएगा टिश्यूज़। सही है। और ये यहाँ पे इस तरीके से एक टिश्यू ये हो गया, 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 और ये रीजन भी आपका टिश्यू कहलाएगा। और ये पूरा पार्ट जो है अब आपका क्या कहलाएगा जब मुख्तलिफ टिश्यू देखी काम करेंगे? ऑर्गन। सही है। अब किडनी के अलावा भी तो और चीज़ें एक्सक्रीशन में पार्ट ले रही हैं। किडनी से ट्यूब लेके जा रही है यूरिन को, वो भी एक ऑर्गन होगी। तो मुख्तलिफ ऑर्गन जो सेम काम कर रहे हैं उनको हमने क्या नाम दे दिया? आपका ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम, जैसे कि आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिले और उन्होंने क्या बना दिया? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आपस में जब साथ मिलके रहेंगे तो क्या बन जाएगी? एक पॉपुलेशन। जैसे मिसाल के तौर पे इन्होंने लायन की एग्जांपल दी, ये ऑर्गेनिज्म बन गया, सिंपल एक ऑर्गेनिज्म है। अब ये अपने ग्रुप के साथ रहेगा तो क्या कहलाएगा? पॉपुलेशन। अब इसके ग्रुप दूसरे एनिमल्स के साथ मिलकर रहेंगे तो वो क्या कहलाएगी? कम्युनिटी। जैसे लायन एंड ज़ीब्रा, वो लोग बातें शिकार कर रहे हैं इसका। अब पूरी जगह पे जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं उस जगह समेत अब इनको हम क्या बुलाएंगे? इकोसिस्टम। जैसे लायन, ज़ीब्रा एंड द एनवायरनमेंट। और ज़मीन पे वो जगह जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है वो क्या कहलाएगी? आपका बायोस्फीयर। बड़ा आसान टॉपिक था, आई होप मैंने कंफ्यूज नहीं किया होगा आपको। आगे चलते हैं। ओके। ओके बच्चे, हमारे पास ना लिविंग ऑर्गेनिज्म था दो तरह के। लिविंग ऑर्गेनिज्म दो तरह के हैं। एक जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल होता है, सही है, और एक जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल होते हैं, मल्टी सेलुलर। जिनकी बॉडी में एक सेल होता है हम उनको क्या नाम देते हैं? यूनिसेलुलर। और जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा सेल होते हैं हम उनको क्या कहते हैं? मल्टी
क्या नाम देते हैं उनको? मल्टी सेलुलर। सही। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल हमने इनको क्लासीफाई किया हुआ है। एक तो यूनिसेलुलर होंगे, एक तो मल्टी सेलुलर होंगे। मल्टी सेलुलर वो जिनकी बॉडी में एक से ज़्यादा सेल हो, यूनिसेलुलर वो जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल हो। एक और ग्रुप है क्लासिफिकेशन का, वो आप लोग देखो, वो है हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये ऑर्गेनिजम्स आपस में कॉलोनीज़ की फॉर्म में रहते हैं। अब ज़रा आप मुझे एक चीज़ देख के बताओ, आप लोगों को ये एक सेल नज़र आ रहा है, बहुत सारे सेल नज़र आ रहे हैं। आप बोलेंगे सर ये तो हमें बहुत सारे सेल नज़र आ रहे हैं, तो ये मल्टी सेलर होंगे ना, तो इनको कॉलोनी क्यों बोला हुआ है? मैं बोलूँगा बिल्कुल सही है, मल्टी सेलर होने चाहिए था, पर है क्यों नहीं? क्योंकि हर सेल इसमें से, इनमें हर सेल जो है अपनी ज़िंदगी खुद गुजार रहा है। अरे मिट गया, चलो मैं फिर बना देता हूँ। इसमें यहाँ पे हर सेल अपनी ज़िंदगी खुद गुजार रहा है। जैसे मल्टी सेलर में तो हर सेल उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़िंदगी गुजार रहा था ना, मतलब सब इंटीग्रेटेड वे में काम कर रहे थे। यहाँ पे हर कोई अपनी मर्ज़ी का मालिक है। जैसे मैं अगर आपको अब इसको जूम करके दिखाऊँ, चल अच्छा हाँ, जूम नहीं हो सकता। अब यहाँ पे सपोज़ करो आप इस सेल को बाहर लेकर आओ, इस सेल को। अब इस सेल को मैं बड़ा कर रहा हूँ, ये सेल अपना फूड भी खुद देख रहा है, एक्सक्रीशन भी खुद देख रहा है, और रिस्पायरेशन भी खुद देख रहा है। इस मतलब अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली गुजार रहा है। इस तरीके से ये सेल भी, ये सेल भी, सारे सेल। तो मतलब कॉलोनी में फिर रहने का क्या फ़ायदा हुआ? जब सब कुछ खुद ही करना है, मतलब खुद यूनिसेल बन के ज़िंदगी गुजारनी है, तो फिर कॉलोनी में रहने का फ़ायदा क्या हुआ? कॉलोनी में रहने का फ़ायदा ये होता है, जब आप अकेले होते हो तो आप शिकार कर लिए जाते हो। आपने देखा होगा ना कि जब भेड़ जो हमारे पास भैंसें होती हैं, अगर आपने नेशनल ज्योग्राफिक में देखा हो, वो लोग अपने झुंड में रहती हैं, क्योंकि झुंड पे शेर हमला नहीं करते कभी, क्योंकि झुंड में नर होते हैं। वो शेर हम अकेले हमला करेगा नहीं झुंड को देख के कभी। जब कोई बछड़ा या कोई जानवर अपने झुंड से अलग हो जाता है, तब उसके ऊपर हमला कर दिया जाता है। तो हमें क्या बात समझ आई कि अकेले रहने में हमेशा ख़तरा है। अकेले रहने में हमेशा ख़तरा है, इसीलिए क्या बना के रहो? कॉलोनीज़। जैसे फ्लैट्स में उमूमन चोरियाँ नहीं होती, क्योंकि फ्लैट्स में कम्युनिटी होती है, लोग साथ साथ रहते हैं। जबकि ओपन घरों में हो जाती है, क्यों? क्योंकि वो आइसोलेटेड होते हैं। इस तरीके से ये ऑर्गेनिजम्स जीते तो अपने बलबूते पे ही हैं, इंडिपेंडेंट है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह ही जीते हैं, पर ये कॉलोनीज़ की शक्ल में रहते हैं। इनकी कॉलोनीज़ की शक्ल में रहने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। हाँ, चलो जी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑल सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल हैं, वो लाइफ की सारी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कर सकते हैं खुद से, जिसके अंदर हमारे पास फूड की डाइजेशन आ गई, रिस्पायरेशन आ गई, एक्सक्रीशन आ गई, यहाँ तक कि चलना फिरना भी आ गया। ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर बेस, ऑन द सेलुलर बेस बाय सिंपल मेथड्स। जैसे कि हमारे पास वो बड़े सिंपल मेथड्स है, जैसे कि डिफ्यूजन हो गई हमारे पास एक्सक्रीशन के लिए, डाइजेशन के लिए, और मूवमेंट के लिए क्रॉलिंग हो गई। सिंपल सी क्रॉलिंग नहीं कहते, सॉरी, इसको सोटोपोड्स कहते हैं। आगे इंशाल्लाह आएगा ये चैप्टर में। अब हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की क्या क्या एग्जांपल हैं? बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना, जो हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जनरल से एग्जांपल्स हैं। अब चलते हैं कॉलोनियल में। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो एक साथ रहते हैं बाय फॉर्मिंग कॉलोनीज़ बना के, पर उनके अंदर कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, मतलब वो सब अपना काम खुद से करते हैं। सही है। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड नेवर फॉर्म एनी मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर। इंस्टेड ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव इट्स ओन लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी खुद गुजारते हैं। सही है। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है? इसकी एग्जांपल हमारे पास है वॉल्वॉक। क्या है इसकी एग्जांपल? वॉल्वॉक, जो कि ग्रीन अलगी है। ऐसे बहुत सारी अलगीज होते हैं, ग्रीन अलगी, रेड अलगी, ब्राउन अलगी। एक एग्जांपल हमारे पास वॉल्वॉक से, जो क्या है? ग्रीन अलगी। अब आगे चलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो हैं जो हमारे पास बहुत सारे सेल्स मिलके बने हुए हैं। सही है। जैसे कि फ्रॉग हो गया, मस्टर्ड प्लांट हो गया, इंसान हो गया, रैबिट हो गया, रैबिट हो गया, डंकी हो गया, हॉर्स हो गया, क्या हो गया। आप लोग बहुत सारी एग्जांपल सोच सकते हैं। आगे चलते हैं। ओके, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है क्या? मस्टर्ड प्लांट। ठीक है। मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? अच्छा, एक होता है कॉमन नेम, जो कि हर इलाके में वो होता है, वेरी करता है, और एक होता है क्या? साइंटिफिक नेम। क्या होता है? साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम ना फिक्स रहता है पूरी जगह पे, कॉमन नेम हर जगह बदल सकता है। जैसे मस्टर्ड प्लांट को उर्दू में सरसों कहते हैं, पश्तो में कुछ और कहते हैं, पंजाबी में कुछ और कहते हैं, लेकिन इसका जो साइंटिफिक नेम है ना, वो हमेशा एक रहेगा, और वो क्या होगा? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, देख लेते हैं। ये एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है जो कि सिर्फ
सर्दियों में आता है, विंटर सीजन में आता है। इसकी लीव्स जो होती हैं वो वेजिटेबल आर यूज्ड एज वेजिटेबल, हाँ इसको सब्जी के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। और सीड्स की किस लिए होती हैं? ऑयल के एक्सट्रैक्शन के लिए। इसकी लेंथ 1 से 1.5 मीटर के बीच, यानी तकरीबन 3 से 5 फीट तक इसकी हाइट होती है। इसके 2 पार्ट्स हैं, इस प्लांट के 2 पार्ट हैं, एक है वेजिटेटिव पार्ट और एक है रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में हमारे पास क्या है? वेजिटेटिव पार्ट में हमारे पास रूट्स आती हैं, स्टेम आता है, लीव्स आती हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमारे पास फ्लावर्स आते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ईच फ्लावर हैज़ अ येलोइश, फ्लावर के ये कलर येलो होता है और हर फ्लावर के अंदर सीड होती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, हाँ अच्छा जी। वेजिटेटिव पार्ट इसके पास कौन कौन से हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है रूट, ये रहा रूट, स्टेम, ये रही स्टेम एंड लीव्स। ये देखें, आपको ये लीव्स नज़र आ रही होंगी ना, ये सब क्या है इसका? वेजिटेटिव पार्ट। अब इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है वो देख लेते हैं। इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारे पास फ्लावर्स, सही है, विच कंसिस्ट ऑफ फ्लावर्स, जैसे कि ये। ठीक हो गया बच्चे? तो ये था हमारे पास मस्टर्ड प्लांट। आगे चलते हैं। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगला ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या है? हमारे पास अगला ऑर्गेनिज्म है राना टिग्रीना। राना टिग्रीना हमारे पास किसको कहते हैं? फॉग। अब तुम लोग को पता होगा राना टिग्रीना इसका क्या है? साइंटिफिक नेम है, सही है। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये हर जगह रहता है, पानी में भी और लैंड में भी। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी और ज़मीन पे भी रहते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? हम उनको कहते हैं एम्फीबियंस। क्या कहते हैं हम उनको? एम्फीबियंस। फ्रॉग क्या है हमारे पास? एम्फीबियंस। स्नेक्स क्या होते हैं? एम्फीबियंस। वो पानी और ज़मीन दोनों जगह पे रह सकते हैं। इसकी बॉडी के 2 पार्ट्स हैं, एक हेड और एक ट्रंक। ये नीचे वाला हिस्सा पूरा क्या है? ट्रंक। वरना वुमन 2 पार्ट्स, 3 पार्ट होते हैं बॉडी के, हेड, नेक और ट्रंक। क्या इसकी बॉडी में ट्रंक प्रेजेंट है? नहीं, ओह सॉरी, नेक प्रेजेंट है? नहीं, इसकी गर्दन नहीं होती, देर इज़ नो नेक, सही है। इट्स बॉडी इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम। इसकी बॉडी ऑर्गन सिस्टम से बनी हुई होती है। ऑल ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़। ऑब्वियसली हर ऑर्गन अपने टिश्यूज से मिलकर बना होगा, जैसे कि एपिथेलियल हो गया, ग्लैंडुलर हो गया, मस्कुलर हो गई, नर्वस टिश्यूज हो गए। फ्रॉग लिव, ज़्यादातर ये गड्ढों में रहते हैं, तालाबों में रहते हैं, दरियाओं में रहते हैं और ठहरे हुए पानी में रहते हैं, और हल्की सी तेज़ नदियों में रहते हैं, मतलब स्लो मूविंग रिवर्स। ज़्यादातर ये किस पे फीड करते हैं? इंसेक्ट्स पे। अभी कुछ एक्टिविटी आपके स्कूल वाली आप लोगों को करवाएंगे, मैं इसको भी स्किप कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, जो कि है हमारे पास कौन? अमीबा। अमीबा क्या है? इट इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कहाँ पे पाया जाता है? गड्ढों में, सही है। मड क्या होता है बेसिकली? आप लोगों ने देखी होगी ना, जब बारिश के बाद ग्राउंड में जाओ तो मिट्टी होती है, वो मिट्टी गीली मिट्टी होती है और बड़ी कीचड़ जैसी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? मड्स। और वहाँ पे हमारे पास क्या पाया जाता है आपका? अमीबा, यानी ठहरे हुए पानी में। इसका साइज़ बहुत कम होता है, तकरीबन 0.25 मिलीमीटर। ये बहुत कम होता है, सही है, मतलब इसको आप माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो। अमीबा का शेप इरेगुलर है। मिसाल के तौर पे मैं ये ड्रॉ कर दूँ ना, ये मैं बोलूँगा सर ये, आप बोलेंगे सर ये अमीबा है, मैं बोलूँगा हाँ, क्योंकि इसका शेप इरेगुलर होता है। इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन। देखें, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना बच्चे, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं ये जो आउटर आपको कवरिंग नज़र आ रही है, ये हमारे पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, सही है। इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, आउटर पार्ट ऑफ और इसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है हमारे पास? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है अंदर की तरफ, उसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्म। जो बाहर की तरफ होता है हम उसको क्या कहते हैं? एक्टोप्लाज्म, सही है। आउटर पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म जो है हमारे पास क्लियर है और ट्रांसपेरेंट है, वो है एक्टोप्लाज्म जेल। जबकि इनर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म जो कि एंडोप्लाज्म है, वो थोड़ा सा लिक्विडी टाइप का है। साइटोप्लाज्म के अंदर देखो क्या क्या है? न्यूक्लियस है, ये देखो, ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है। ये रहा हमारे पास न्यूक्लियस। फूड वैक्यूल, येलो येलो से जो आपको ड्रॉपलेट नज़र आ रहे हैं, ये फैट ड्रॉपलेट, ये फूड वैक्यूल है हमारे पास। और ये रहा हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ चला गया? हाँ, ये बॉडीज अगर आपको नज़र आ रही हैं, ये रहा आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया ये रहा, एक माइटोकॉन्ड्रिया ये रहा, एक माइटोकॉन्ड्रिया ये रहा। अमीबा हमारे पास कैसे मूव करता है? फॉल्स फुट के ज़रिए, सोटोपोड के ज़रिए। इसकी मूवमेंट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से मूव करता है। मिसाल के तौर पे ये है आपके पास अमीबा और सामने पड़ा हुआ फूड, ये रहा फूड उसका। अब अमीबा क्या करेगा? इसका काम करता हूँ, दूसरे कलर से शो करता हूँ। ये पड़ा हुआ इसका फूड। अब अमीबा क्या करेगा? अपने ना यहाँ से टेंटिकल्स आप लोगों ने देखा होगा ना, कि मतलब ये ऐसे अपना ना यहाँ से ना ये अपने आप को बढ़ाएगा आगे, ऐसे करके, सही है। ये अपने आप को ऐसे बढ़ाएगा आगे और फिर कुछ ये शक्ल निकलेगी। ये रहा अमीबा और वो अब कुछ ऐसा हो गया है,
ये रहा इसका फूड और ये रहा अमीबा। अब फाइनली क्या होगा आप लोगों को पता है क्या होगा, ये इतना आगे आ जाएगा कि ये अपने फूड को अपने अंदर ले लेगा, ये फूड को अपने अंदर इंजेस्ट कर लेगा। सही। तो ये था हमारे पास अमीबा की मूवमेंट, और इस चीज़ मूवमेंट को किससे वो मूव करता है, फॉल्स फूड से। आगे चलते हैं। अब आ गया हमारे पास क्या, वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स क्या है हमारे पास, इट इज़ अ पॉलीफाइलेक्टिक। पॉलीफाइलेक्टिक का मतलब है हमारे पास मल्टीपल एंसेस्टर्स। क्या, मल्टीपल एंसेस्टर्स। मिसाल के तौर पे इसका एक एंसेस्टर हमारे पास प्लांट की है, इसका एक एंसेस्टर हमारे पास एनिमल भी है, और इसका एक एंसेस्टर हमारे पास, मैं तमीज़ से लिख लेता हूँ, एक एंसेस्टर्स के एनिमल भी हैं, एक एंसेस्टर्स का प्लांट भी है, और एक एंसेस्टर्स के फंजी भी हैं। ये समझा जाता है कि ये तीनों के तीनों किसके एंसेस्टर्स हैं, वॉल्वॉक्स के। इट इज़ अ जीनस ऑफ क्लोरोफाइटा ग्रीन एल्गी। मतलब पढ़ोगे आप लोग जीनस क्या होता है आगे जाके, इन द फैमिली ऑफ वॉल्वोकेसी। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्फेरिकल कॉलोनीज होती हैं। जैसे ये देखो, एक स्फेरिकल कॉलोनी है रही, एक स्फेरिकल कॉलोनी है रही, एक स्फेरिकल कॉलोनी है रही। इसी कॉलोनी में आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास छोटे छोटे से ये रहे वॉल्वॉक्स, छोटे छोटे से। ये देखो, ये रहा एक इंडिविजुअल वॉल्वॉक्स। सही है। अब ज़रा ये कॉलोनी देखिएगा आप, एक सेकेंड। ये कॉलोनी अगर आप लोग गौर करें इस कॉलोनी पे, जैसे ये रही एक कॉलोनी, इस कॉलोनी के अंदर हर इंडिविजुअल वॉल्वॉक्स है। ये देखो साइडों पे ये रहे वॉल्वॉक्स, ये हर यहाँ पे क्या बना हुआ है, वॉल्वॉक्स। अब इस साइड वाले को वॉल्वॉक्स को हम यहाँ पे निकाल के देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं ज़रा। दे लिव इन द वेराइटी ऑफ फ्रेश वाटर। ये ज़्यादातर मीठे पानी में रहते हैं, और सबसे पहले इसको किसने डिस्कवर किया था, एंटोनी वैन लियोन हुक ने, जिसने आगे जाके बहुत काम किया था बायोडाइवर्सिटी में। आप लोग इसके बारे में पढ़ोगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये रहा हमारे पास वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स की बॉडी देखो स्फेरिकल है, सही है, और सेंटर में इसके न्यूक्लियस है। ये रहा इसके पास, ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है इधर, इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये कोने पे देखो इसके ये पड़े हुए आई स्पॉट, सही है। ये रहा इसकी तरफ देखो, ये जो टेंटिकल्स निकले हुए, ये वाले टेंटिकल, ये जो यहाँ पे निकले हुए, ये क्या है, इसके फ्लैजिला। और अंदर की तरफ क्या पड़ा हुआ है, कॉन्ट्रेक्टाइल वॉक्यूल। और ये बीच में बड़ा मोटा सा जो ये निकला हुआ है, ये क्या है हमारे पास, इसका न्यूक्लियस। बस ये था हमारे पास। तुम लोगों को पेटीज खाने, खैर मुझे तो नहीं खाना। आगे चलते हैं। वॉल्वॉक्स वंस कॉल्ड द अलगी डेट लिव टुगेदर। अच्छा, वॉल्वॉक्स ना वंस कॉल्ड द अलगी डेट लिव ईच वॉल्वॉक्स। हाँ हाँ, वॉल्वॉक्स को ना पहले हम ये पहले अब कहते हैं कि वो अलगी हैं जो एक साथ कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है। हर वॉल्वॉक्स, अच्छा मजे की चीज़, ये इंडिविजुअल जो आप लोगों को स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, वॉल्वॉक्स। और पूरी कॉलोनी को भी हम क्या कहते हैं, वॉल्वॉक्स। क्योंकि वॉल्वॉक्स से मिलकर बने, तो पूरी कॉलोनी को भी हम वॉल्वॉक्स ही कह रहे हैं। तो बड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा अगर मैं बोलूँगा ना वॉल्वॉक्स, तो आप लोग बोलोगे सर कम्युनिटी पूरी कॉलोनी की बात हो रही है, एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो फिर शायद मुझे वहाँ पर स्पेसिफिक करना पड़े। चलो जी आगे चलते हैं। वॉल्वॉक्स हमारे पास क्या है, वॉल्वॉक्स, हाँ, ईच वॉल्वॉक्स हैज़ टू फ्लैजेला। आप लोगों ने ऊपर देख लिया, इस काम करता हूँ, उसको ऐसे कर लेता हूँ। हाँ, अब बताने में सही रहेगा। ईच वॉल्वॉक्स हैज़ टू फ्लैजेला, दो फ्लैजेला हैं, ये देखो, सही है। द फ्लैजेला बीट टुगेदर, ये ना नीचे की तरफ फड़पते हैं ऐसे, जिससे ना ये फिर आगे की तरफ मूव करता है, सही है। द फ्लैजेला बीट टुगेदर टू रोल द बॉडी इन द वाटर। वॉल्वॉक्स के सेल के पास क्या होता है, क्लोरोफिल टू मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप लोगों को पता है फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है हमारे पास क्या, क्लोरोफिल। और ये देखो इसके पास पड़ा हुआ है क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर, तो ये इसके पास क्लोरोफिल होगा और अपना फूड खुद बना लेगा, ईजी। सही है। द फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनी इक्वेटिक इकोसिस्टम। ये फोटो जितने भी ये इक्वेटिक है ना, पानी में रहते हैं, तो इक्वेटिक के जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे ना, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। और एक बात अच्छी लिखी हुई है, वॉल्वॉक्स इंसानों के लिए नुकसानदेह नहीं होते, बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी टॉक्सिक सब्सटेंस। इनके अंदर कोई जहर नहीं होता, इसलिए इंसानों के लिए ख़तरनाक नहीं होते। ये था हमारे पास चैप्टर 1। आई होप आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा, और अगर नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।